नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के दावे लाख किए जाते हैं, लेकिन हकीकत सच्चाई से कोसों दूर नजर आती है। खासकर तब जब महिलाओं को टिकट देने की बारी आती है, उस वक्त महिलाओं को प्राथमिकता देने का दावा करने वाली पार्टियां बैकफुट पर नजर आती है। यूं तो महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल पास हो चुका है। कोटे के बावजूद भी मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की अनदेखी साफ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 6 सीट पर महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने महज 1 सीट पर महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 3 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसे अब बढ़ाकर 6 कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 महिलाओं को मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार ये संख्या 1 पर सिमट कर रह गई है। हालांकि देश की राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण का विधेयक पास हो चुका है, जो 2029 लोकसभा चुनाव में लागू भी हो जाएगा। बीजेपी ने 33% आरक्षण के कोटे को पूरा करने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस फिसड्डी नजर आई है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस पार्टी की कर्ता धर्ता एक महिला हो, वहां महिलाओं को प्रतिनिधित्व कम क्यों है? लोकसभा की लड़ाई में पॉलिटिकल पार्टियां महिलाओं को भागीदार बनाने से कतरा रही हैं। जी हाँ, ये फैक्ट है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है और इस आधार पर बीजेपी ने बाजी मार ली है। भले ही फुलफिल नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गिर सकती है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट पर 6 महिला कैंडिडेट उतारी हैं, तो कांग्रेस ने महज 1 महिला कैंडिडेट पर दांव लगाया है। विधानसभा चुनाव में महिलाओं को साधने में असफल रही कांग्रेस पार्टी ने क्या लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कम करके एक मुसीबत मोल ले ली है? सवाल ये है कि एक तरफ बहस छिड़ती है और महिलाओं की भागीदारी पर बवाल कटता है और महिलाओं के सम्मान के दावे किए जाते हैं, लेकिन टिकट देने की जब बारी आती है तब पॉलिटिकल पार्टियां क्यों आखिरकार महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी से हाथ खींच लेती हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्यों आखिरकार महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी घट रही है? कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। मध्य प्रदेश हो या देश हो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त करने का काम किया है और ये स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी संख्या महिलाओं की इस लोकसभा में भी उतारी है। और दूसरी ओर वो दल है जो देश का सबसे पुराना है, जो अपने मैनिफेस्टो में नारी सम्मान, महिला सम्मान की बात करता है, पर उन्हें हमेशा महिला उपयोगी वस्तु ही लगी है और इसीलिए मात्र 1 प्रत्याशी उन्हें 29 लोकसभा में नेतृत्व करने के लिए मिला है। अंतर बहुत स्पष्ट है कि एक और नारी को पूजा जा रहा है और दूसरी ओर उसे किस तरीके से दोयम दर्जे में रखा गया है। तो सियासत पूरी, हिस्सेदारी अधूरी, आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मंजरी जैन जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संगीता शर्मा जी हमारे साथ हैं और सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आपसे ही करूंगी, संगीता शर्मा जी। 2014 में आंकड़ा 4 था, 19 में 5 हो गया, तो 2024 में ये 1 कैसे सिमट गया? क्या महिलाओं पर भरोसा नहीं है कांग्रेस को? देखिए, महिला न्याय की यदि कोई बात करता है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। महिला सशक्तिकरण की यदि कोई बात करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। और हमने देखा है कि महिलाओं की स्थिति भाजपा की सरकारों में क्या रही है। बात ही कर रहे हैं ना आप, टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं फिर? जी, मैं आपको बता रही हूँ, पूरा बता रही हूँ। हाँ।
हम 20 साल से मध्य प्रदेश को देख रहे हैं और हम 10 सालों से इनकी केंद्र की सरकार को भी देख रहे हैं। और हम नारी न्याय का मतलब ये नहीं कि उनको टिकट देने से ही पूरा होता है। नारी न्याय का मतलब है कि उन्हें हर तरफ सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो महिलाओं के लिए किया है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है महिलाएं, उनको सालाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम सशक्तिकरण की बात करते हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, महिलाएं अपराधों में नंबर 1 होती है। देश के अंदर रेप और गैंग रेप की घटनाएं सबसे ज्यादा इनकी सरकारों में होती है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। 20 सालों में मध्य प्रदेश के क्या हाल थे, नंबर 1 आरक्षण का समर्थन तो करती है ना कांग्रेस। बिल्कुल, राज्यसभा में आरक्षण लेकर ही कांग्रेस पार्टी आई है। और पिछले 10 सालों से सोनिया गांधी पत्रों के माध्यम से मोदी जी से लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो महिला आरक्षण लेकर आए। फिर भी एक महिला को ही आपने टिकट दिया है। उसके बाद मैं वही बता रही हूँ कि उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने 2029 में लागू करने की बात की, 2024 में क्यों नहीं की, 2023 में क्यों नहीं की? तो इससे अरे लागू हो भी जाएगा, मान लीजिए लागू हो भी जाएगा तो तब देंगे क्या आप टिकट? इसलिए नहीं दिया है क्या टिकट लागू नहीं हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि लागू होगा तब देंगे, क्योंकि अभी आपने बताया कि 2019 में हमने 4 महिलाओं को दिया था और भाजपा ने 3 को दिया था। तो अंतर स्पष्ट है कि भारतीय जनता भाजपा ने 2024 में 6 को दिया है, भाजपा ने 2014 में 3 को दिया था। तो आपने 2014 में और 2019 में बढ़ाया था ये आंकड़ा, तो ये उम्मीद थी कि आप 2024 में इस आंकड़े को और बढ़ाएंगे। मैं यही बता रही हूं कि अब आप देख लीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने 33% पूरा किया है या कांग्रेस पार्टी ने 33% पूरा किया है? भाजपा को भी 9 महिलाओं 10 महिलाओं को टिकट देना चाहिए था, अगर 33% के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया है। तो अगर 33% से हम देते तो हमें भी 9 या 10 को देना चाहिए था। तो राजनीतिक दल यदि जहां पर सुविधा होती है, जहां पर उन्हें लगता है कि सीट जीतने वाली है, तो मतलब क्या है आपका कि महिलाएं सीट नहीं निकाल सकती हैं? सक्सेस रेट जानती हैं आप महिलाओं के प्रत्याशियों का? देखिए, जो सक्रिय महिलाएं हैं, जो पार्टी के अंदर दिन रात काम करती है, उनको टिकट देना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। मैं इस बात से सहमत हूं कि भाजपा को और कांग्रेस को दोनों को ही 33% टिकट देना चाहिए थे। मतलब 29 में से 9 से 10 टिकट भाजपा को भी देना चाहिए थे और 9 से 10 कांग्रेस को भी देना चाहिए थे। मैं इस बात का वो नहीं कर रही हूँ देने चाहिए थे, ये तो हम सवाल कर रहे हैं। आप ये बताइए क्यों नहीं दिए? आपके सवाल से मैं सहमत हूं, बिल्कुल 100% सहमत हूं आपके सवाल से कि दोनों ही पार्टी, दोनों ही दलों को देना चाहिए थे। पर कोई कारण रहा होगा कि जीतने के उद्देश्य से या बहुत सारे ऐसे समीकरण होते हैं, उनको देखते हुए राजनीतिक दल आप बार-बार जीतने की बात कर रही हैं। मैं आपको बता देती हूं, संगीता शर्मा जी 1957 के चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन महिलाओं ने किया था। कुल महिला प्रत्याशियों में से 49% जीती थी। 2019 का जो आंकड़ा है, जितने प्रत्याशी उतारे जाते हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूं, 10% से भी ज्यादा सक्सेस रेट है महिलाओं का। अगर आप जीतने की बात बार बार कर रही हैं तो मैं ये आंकड़ा आपके सामने रख दूं। मंजरी जैन जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि संगीता शर्मा जी बार बार ये सवाल उठा रही हैं कि आपने कौन सा 33% का आंकड़ा पूरा कर लिया है। मंजरी जैन जी, देखिए मधु जी, कांग्रेस जो है वो हमेशा महिला विरोधी रही है। शक्ति का तो विरोध वो आज भी कर रहे हैं और इसीलिए आज पतन का कारण भी यही है कि इन्होंने शक्ति का विरोध किया है। दूसरी बात, संगीता जी एक महिला होकर इस तरीके की बात करेंगी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि टिकट देना चाहिए थे कांग्रेस को, टिकट नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो 6 टिकट्स दिए हैं महिलाओं को। महिलाओं की योग्यता पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है, इसलिए 6 टिकट्स दिए हैं। आज महिला शक्ति वंदन जो बिल आया है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की जो गारंटी है उसके तहत ही आया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे मध्य प्रदेश में रही हो, चाहे किसी भी राज्य में रही हो और केंद्र में भी, आज महिलाओं को आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और उनकी नीति निर्धारण में सहभागिता सुनिश्चित हो सके, इसलिए आज महिला आरक्षण बिल भी यदि कोई मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पारित कर पाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो पाया ये संभव।
मैं समझती हूँ कि जो पार्टी ने हमेशा महिलाओं का अपमान किया है, संगीता जी भी इसकी गवाह रह चुकी है, मैं कहना नहीं चाहूंगी चैनल पर, कांग्रेस में हमेशा महिलाओं का अपमान किया है इनके नेताओं के द्वारा। अभी देखिए रिसेंटली सुरजेवाला जी ने हेमा मालिनी जी के बारे में, हमारी जो महिला नेत्री हैं, सांसद है, उनके बारे में क्या कहा। इसके पहले इनके जो वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, वो आइटम कहकर महिलाओं को संबोधित कर चुके हैं, टंचमाल कहकर संबोधित कर चुके हैं, कमलनाथ जी ने आइटम कहकर संबोधित किया। मंजरी जी महिला वर्ग के लोग देखते नहीं, मैं ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए एक बार मंजरी जी। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। हम भी चलाते हैं तो हम बीप करके चलाते हैं, तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप मत कीजिए ना इन शब्दों का इस्तेमाल। आप विवादित बयान कह लीजिए, आप आपत्तिजनक शब्द कह लीजिए, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। कहा है, बिल्कुल बिल्कुल मधु जी, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहे हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया। कुछ शब्द तो ऐसे मैं वास्तव में नहीं बोल सकती हूँ और इनकी महिला नेत्रियों के द्वारा तक कहा गया। तो इनका जो चाल चरित्र चेहरा है वो महिला विरोधी हमेशा से रहा है। तो मधु जी, ये आज इनको महिलाओं की योग्यता पर भरोसा नहीं है, हमेशा महिलाओं का अपमान करने का इन्होंने बीड़ा उठाया है, इनकी नीति रीति रही है, इनके स्वभाव में है। दूसरा, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस कांग्रेस पार्टी से जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, उनके समय से लेकर 50-55 सालों तक इस देश के अंदर कांग्रेस ने राज किया, लेकिन एक मूलभूत बुनियादी जो आवश्यकता थी महिलाओं के सम्मान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए, शौचालय जैसी आवश्यकता को भी इन्होंने नहीं समझा। ठीक है, छोटा सा जवाब संगीता जी देना चाहेंगी। जो प्रियंका गांधी कहती हैं संगीता जी कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, लेकिन टिकट नहीं देना है, तो फिर लड़ेंगी कैसे? मैं यही बताती हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया है केवल टिकट के लिए नहीं दिया है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का मतलब यह है कि लड़की न्याय के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है। और आज देखिए IIT भुवनेश्वर की वो बेटी जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बलात्कार किया, उनको आज भी न्याय नहीं मिला। मैं उन पहलवान बेटियों की बात करती हूँ जिनके भाजपा के सांसद ने उनके साथ अभद्रता की, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, आज तक उन बेटियों को न्याय नहीं मिला। मणिपुर की उन बेटियों की बात करती हूँ जिन्हें नग्न अवस्था में घुमाया गया और उनके वीडियो वायरल हुए, मैं उन बेटियों के न्याय की बात करती हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी किस न्याय की बात करती है? ये वही भारतीय जनता पार्टी जो जर्सी गाय जैसे शब्द बोलती है महिलाओं के लिए, शूर्पणखा जैसे शब्द बोलती है। और ठीक है संगीता जी, अब रुकना होगा, मैं सुरेश शर्मा जी को भी शामिल कर लेती हूँ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। सुरेश शर्मा जी, आधी आबादी को साधने के लिए पार्टी बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो सभी पार्टियों का एक जैसा ही हाल है, कोई परसेंटेज में थोड़ा ज्यादा है, कोई कम है। क्यों? मुख्य वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी, उस समय ये एक बात प्रचलन में आई थी कि वहां संख्या गिनी जाती है, कौन से समाज का, कौन सी लिंग का प्रतिनिधित्व है, ये नहीं गिना जाता। ये गिना जाता है कि वहां बहुमत चाहिए, और बहुमत लाने के लिए, बहुमत लाने के लिए लोकसभा में जीतने वाले कैंडिडेट्स को टिकट दी जाती है। ये सभी राजनीतिक पार्टियों का मोटिव है। यही कारण है कि 33% आरक्षण के संबंध में मेरे ख्याल से लंबे समय से एक बहस चल रही थी, जिसको अभी मोदी सरकार ने पूरा किया है। और अभी जो 29 से लागू करने की जो बात की गई है, उसमें परिसीमन होगा और महिलाओं की सीटों का निर्धारण होगा। वर्तमान लोकसभा चुनाव तक ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये हुआ है। पर इसके बावजूद भी जो आज की चर्चा के संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं, एक कांग्रेस से हैं, एक भाजपा से हैं। उनके द्वारा अपनी पार्टी के बचाव में महिलाओं के लिए जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल, रिपीटेशंस किया जा रहा है, ठीक है, किसी ने एक बार कहा होगा, 2 बार कहा होगा, हम यदि उसको हर चैनल पर हर बार वक्त बोल करके उसको और जो है रिपीटेशंस करें या बार बार कहें, मुझे नहीं लगता कि ये सम्मानजनक परंपरा है। इसका विश्लेषण आपने भी अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए एक एंकर के रूप में आपने स्पष्ट किया है कि इन शब्दों से बचा जाए। और मैं भी ये मानता हूं कि महिला सम्मान जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी जो हमारी मान्यता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जहां तक सीटों का मामला है, देखिए कांग्रेस के बारे में मैं एक नेगेटिव टिप्पणी कर सकता हूं, और इसलिए कि कमजोर है कांग्रेस, इसलिए कोई भी नेगेटिव कर दे, आज उसको बहुत संभल की जरूरत है। क्योंकि देखिए एक सीट जो है छिंदवाड़ा की,
कांग्रेस के पास है। ऐसे में यदि वो महिला कैंडिडेट्स बढ़ा सकते थे भी कुछ ये संदेश चला जाता, क्योंकि जीतना एक विषय है। अभी तो ऐसी संभावनाएं कम ही थी। 2019 का देखें तो एक ही सीट जीते थे। तो ऐसी स्थिति में यदि महिलाएं ज्यादा टिकट दी जाती या इनको बढ़ा करके कुछ 5-7 तक ले जाया जाता तो मुझे लगता उसका एक बड़ा संदेश जाता। इसके बावजूद भी पार्टी का अपना अधिकार है, जब तक आप संवैधानिक व्यवस्थाएं लागू नहीं करते, वो जीतने के हिसाब से जीतने की संभावनाओं को देख करके ही कैंडिडेट्स के घोषित किया जाता है। भाजपा इस समय जीतती हुई पोजीशन में दिखती है, जैसा कि आमतौर से चर्चा है। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसको भी चाहिए था कि वो 33% जिन राज्यों में उसकी जीतने की संभावना है वहां उन्हें 33% का संदेश देना चाहिए था। इसलिए मैं ये मानता हूं कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां कमजोर महिलाओं के प्रति कमजोर संदेश देने। एक बात मैं आपको और ध्यान में दिलाऊंगा, बिहार के चुनाव को देख लीजिए या देश के अन्य हिस्सों के चुनाव को यदि हम देख लेते हैं तो उसमें एक बात साफ शब्दों में आती है और वो ये आती है कि महिलाएं बीजेपी के पक्ष में अधिक मतदान कर रही हैं। लाडली बहना का मामला देख लीजिए या कहीं और देख लीजिए। तो ऐसी स्थिति में यदि भाजपा आज ही 33% के अपने वायदे की तरफ जाती तो महिलाओं का वोट देने का आकर्षण और बढ़ता। इसलिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने कंजूसी की है, ये मानना चाहिए। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सक्रियता के साथ राजनीतिक क्षेत्र में लाना चाहिए ताकि इस देश की उस व्यवस्था को पूरा किया जा सके जिसके लिए हमारी दोनों महिला नेता आरोप लगा रही हैं कि महिलाओं के बारे में शोषण होता है और ये सब होता है, जिसकी व्याख्या करने की बजाय केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि वो अपने एक बात संगीता जी बार बार कह रही थी कि जिताओ उम्मीदवार, तो क्या महिला ऐसा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं निकली हैं? आप सुमित्रा महाजन हैं, सुषमा स्वराज हैं, विजय राजे सिंधिया हैं, इतने सारे नेता रही हैं, तो क्यों आगे बढ़कर नए नेतृत्व को जगह क्यों नहीं दी जाती है? देखिए, आप ये मान के चलिए कि पुरुष प्रधान जो समाज है उसके अंदर महिलाओं को घर से बाहर निकालने में ही बहुत समस्या होती है। तो इन सब चीजों को हम समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार की प्रखरता आ रही है, जिस तरह से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ रहा है, वो जो शंकाएं कुशंकाएं, मेरी बात को अन्यथा में मत लीजिए, जो शंकाएं कुशंकाएं पुरुष के प्रति कम की जाती है, महिलाओं के प्रति ज्यादा की जाती है, ये सामाजिक दोष हैं। इन दोष का निवारण धीरे धीरे हो रहा है और महिलाएं इन दोषों से ऊपर बढ़ करके बहुत ही पवित्र भाव से वो आंकड़ों में भी दिख रहा है, क्योंकि 2014 में 668 थे, मैं पूरा देश का बता रही हूं, और फिर वो 2019 में 726 महिला प्रत्याशी मैदान में थी। तो बढ़ तो रहा है ये आंकड़ा, लेकिन सवाल ये है संगीता शर्मा जी कि जब देश में आंकड़ा बढ़ रहा है तो फिर मध्य प्रदेश में आंकड़ा घट क्यों रहा है कांग्रेस के लिए? और क्या महिलाओं पर भरोसा जताकर इस बार एक मैसेज नहीं दे सकते थे आप? बिल्कुल देना चाहिए था। मैं इस बात से आपके पक्ष में हूं और मैं ये भी कहती हूं कि पार्टी को भी मैं संगठन स्तर पर इस बात के लिए आग्रह करूंगी कि हम महिलाओं को, जो सक्रिय महिलाएं हैं, जो खुद होके बिना किसी परिवार के सहयोग के अगर वो पार्टी को साथ दे रही है तो उनको टिकट देना चाहिए। इस बात से मैं पूरी तरह 100% सहमत हूं और ये बात हम अपने राष्ट्रीय संगठन तक भी पहुंचाएंगे। इस बात से भी मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। परंतु अगर आप हमारी पार्टी का इतिहास देखें तो सबसे पहली प्रधानमंत्री देने वाली देश को महिला कांग्रेस पार्टी है, पहली राष्ट्रपति देने वाली देश को प्रधानमंत्री हमारी महिला है। और इंदिरा जी से लेकर नेहरू जी से लेकर हमने जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही पंचायतों में 50% आरक्षण देने का कार्य किया है। तो आप देखिए कि यदि महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को सशक्त करना और किया है आपने, इसीलिए तो ये चौंकाने वाली बात है जी कि जब कांग्रेस करती आ रही है, महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं आपकी पार्टी की, और अभी भी कहीं ना कहीं है, प्रियंका गांधी भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं, सक्रिय रूप से राजनीति में है, फिर भी आप ये आंकड़ा साल दर साल कम क्यों कर रहे हैं? ये तो बढ़ना चाहिए था। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि 33% यदि अधिकार मिल रहा है तो 33% सभी राजनीतिक दलों को महिलाओं को आगे लाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं आज की डेट में, अभी सुरेश जी भी कह रहे थे कि बहुत सशक्त हो रही है, खुद को आगे लेकर आ रही है और निडर होकर कार्य कर रही है। तो ऐसी महिलाओं को आगे लाना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को। मंजरी जैन जी, जो सुरेश शर्मा जी भी कह रहे हैं कि महिलाओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा है, चाहे वो लाडली बहना योजना को देख लीजिए, उधर मेहतारी वंदन योजना को छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, फिर भी ये आंकड़ा उस हिसाब से कम जाता है। सिर्फ 6 महिलाओं को आपकी तरफ से टिकट दिया गया इस बार।
जी देखिए, हमारी 3 बहनें अभी राज्यसभा में भी हैं। श्रीमती कविता पाटीदार जी हैं, सुमित्रा वाल्मीकि जी हैं, अभी रिसेंटली हमारी माया नरोलिया जी भी राज्यसभा की सांसद बनी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने हमेशा महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है और उनको समान अवसर भी प्रदान करने का काम किया है। अभी अभी संगीता जी कह रही थी कि 50% जो आरक्षण नगरीय निकायों में राजीव गांधी जी ने दिया, तो मैं उनका जानकारी करेक्ट करना चाहती हूँ कि 50% आरक्षण जो है वो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने दिया था महिलाओं को, और ऐसी कई योजनाएं थी जिनकी वजह से आज सेक्स रेशियो भी बड़ा है महिलाओं का। तो जिसमें लाडली लक्ष्मी हुई, कन्यादान योजना हुई, और जो अभी लाडली बहना योजना है। तो जैसे कि आप भी कह रही हैं मधु जी कि महिलाओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा है, और वो इसीलिए है कि हमने हर जगह महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। जैसे पीएम आवास हम देखते हैं तो उनकी रजिस्ट्रियां जो है वो महिलाओं के नाम हो रही हैं। हमने रजिस्ट्री की फीस कम की है, तो आज घर के लोग महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करा रहे हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। अब जैसे हम सरकारी डिपार्टमेंट में देखते तो शिक्षा विभाग में देखिए 50% आरक्षण देने का काम किया है महिलाओं को। दूसरा, हमने पुलिस विभाग में 33% आरक्षण देने का काम किया है महिलाओं को। संगठन में अपनी जगह दी है। आप तो मुझे ये बता दीजिए, आपने तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में किया था 50%, तो संगठन में आपने कितनी जगह दी? और इतना ऑन कैमरा झूठ कैसे बोल सकती हैं आप कि राजीव गांधी जी ने नहीं दिया? देखिए संगीता जी, संगठन में भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया है। कांग्रेस में बता दीजिए कितनी महिलाएं हैं संगठन में? कांग्रेस में बता दीजिए संगठन में कितनी महिलाएं हैं संगीता जी? राजीव गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। आप क्यों झूठ बोल रही है जनता के सामने, जब आप खुद अपने संगठन में नहीं दे पा रही है 50% आरक्षण? आपने शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी, लेकिन 50% आरक्षण जो है नगरीय निकाय और पंचायतों में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। जी, शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया था। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने ही 33% पुलिस ने और 50% शिक्षा विभाग में महिलाओं को दिया, और 30% जो है गवर्नमेंट की जितनी भी नियुक्तियां होंगी महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया है। आज लाडली बहनाओं को और महिला बनाने की बात चल रही है। हमारे पहना किया था आपने, तो महिला सम्मान चोरी करके भी बाद में लाडली बहना किया था। आपके घोषणा पत्र में आप नकल कर रहे हैं और हम सच में करते हैं। संगीता जी, मुझे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। अगर मेरी बात हो जाए उसके बाद आप बोलेंगी तो मैं आपकी बात का जवाब भी ढंग से दे पाऊंगी और आपकी आवाज मुझ तक ढंग से पहुंचेगी। संगीता जी, अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, बौखलाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस हमेशा से महिला विरोधी रही है, महिला विरोधी चेहरा रहा है कांग्रेस का। आप शक्ति का विरोध करते हैं। अच्छा, एक मिनट मंजरी जी, संगीता जी से 30 सेकंड हो। संगीता जी कुछ कहना चाह रही है, मैं 30 सेकंड। फिर सुरेश शर्मा जी से बस लास्ट कमेंट, फिर मुझे वाइंड अप करना है। संगीता जी बस जो बात आप कहना चाहिए पूरी कर लीजिए 30 सेकंड में। देखिए, मैं यही बोल रही हूँ, इन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया है, क्योंकि ये पहले बोल गई थी कि शिवराज जी ने किया है, जबकि राजीव गांधी पंचायती राज लेकर आए हैं, महिलाओं को आरक्षण देने की बात भी राजीव गांधी ने की थी। तो इन्होंने मेरी बात को स्वीकार लिया है, क्योंकि मैं खुद भी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठी हूँ, तो मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है। सुरेश शर्मा जी से बस लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। क्या साल दर साल महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, हिस्सेदारी बढ़ रही है, स्थितियां बेहतर हो रही है पहले से? सुरेश शर्मा जी, देखिए, जिस प्रकार से आदिवासी और दलित समाज के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान हो गया, 2029 में इसी प्रकार से महिला सीटों का भी निर्धारण हो जाएगा। वहां से केवल महिला ही चुनाव लड़ेंगी। इसलिए दोनों ही राजनीतिक दलों की बाध्यता हो जाएगी कि महिलाओं को प्रोत्साहन देंगे और महिलाओं को टिकट देंगे। अभी ये जो 5 साल का काम है वो राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा चुनौती भरा है कि वो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में महिला कैंडिडेट अब तैयार करने पड़ेंगे, महिला नेता तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त था, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। सुरेश शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल अभी भी बरकरार है कि सियासत पूरी होती है आधी आबादी को लेकर, लेकिन हिस्सेदारी कब मिलेगी ये सवाल बरकरार है। और लगातार हम भी लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों पर करते रहेंगे चर्चा। कल फिर होगी मुलाकात ठीक 12 बजे दिन दहाड़े में। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।